नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अपभ्रंश भाषा का विकास। ये जो मैंने विषय लिया है, ये अक्सर हिंदी से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनमें पूछा जाने वाला विषय है। पूछे जाने वाले प्रश्न आप इससे हल कर सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से मैं उस विषय की मुख्य बातों को आपको बताऊंगी, जिससे आप एक अच्छा प्रश्न तैयार कर सकते हैं। और जो बिंदु मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, उन बिंदुओं को आधार बनाकर आप एक पूरा बड़ा प्रश्न भी लिख पाएंगे। और अगर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने पड़े आपको, तो आप वो भी कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हिंदी के संपूर्ण नोट्स हैं, लेकिन ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक करवाने वाली हूँ, या जो मैं विषय से संबंधित जो सामग्री लेने वाली हूँ, ये आपके लिए उपयोगी ज़रूर सिद्ध होगी। ये मेरा विश्वास और भरोसा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अपभ्रंश भाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। क्या बिगड़ा हुआ? अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ। किसका रूप है ये? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश से जो पहले भाषाएं चली आ रही थी, जैसे सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, और उसमें जो उस प्राकृत भाषा में जो बिगड़ा या जिसमें परिवर्तन हुआ, वो भाषा क्या बनी? वो भाषा अपभ्रंश भाषा बनी। उसे हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं। इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो समय सीमा इसकी 6वीं से 12वीं शताब्दी मानी गई है। 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसको ईस्वी में लिखना चाहे तो यहाँ पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय मान सकते हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी में आते आते ये केवल एकमात्र भाषा मात्र नहीं रह गई थी, बल्कि साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई थी। यानी 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की जाने लगी थी। और मुख्यतः इसके बारे में देखें तो ये भारत के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली भाषा है। यानी उत्तर भारत की बोलचाल की भाषा तो थी ही, इसके साथ साथ इसने साहित्य में भी अपना योगदान दिया, यानी साहित्य की भाषा भी ये बन गई। सबसे पहले अपभ्रंश शब्द के प्रयोग की अगर बात करें तो सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था आचार्य व्याडी ने। ये पतंजलि से भी पहले इनका समयकाल माना गया है। अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो इसमें स्वयंभू है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। उसके बाद पुष्पदंत का महापुराण, विद्यापति की कीर्तिलता, अधैमाण की रचना है संदेश रासक। ये अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं और ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके काम रहेगा, काम आने वाली चीज़ हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अन्य जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये काम आने वाली चीज़ें हैं। उसमें आप पहले परिचय बनाएंगे, परिचय में आप ये सब चीज़ें देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि प्रमुख कवि कौन से हैं अपभ्रंश भाषा के, यानी प्रमुख कवियों के बारे में बताएंगे। तो इससे क्या है कि आपका प्रश्न अच्छा लिखा जाएगा। और कुछ विद्वान इसे देसी भाषा भी मानते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने इसमें जब से व्याकरण की रचना की, जिसका नाम क्या था? शब्दानुशासन। यानी आचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की, जो कि अपभ्रंश भाषा का व्याकरण है। इसने अपभ्रंश भाषा को और ज़्यादा मजबूती दी, क्योंकि जिस भाषा का व्याकरण अच्छा होगा वो भाषा साहित्य में अधिक प्रयोग में लाई जाएगी। अपभ्रंश साहित्य के विकास की अगर बात करें तो आदिकाल का जो चारण काव्य लिखा गया वो इसी भाषा में लिखा गया, या इसी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया। भक्ति काल के सूर और तुलसीदास में भी इस भाषा का प्रयोग है। सिद्ध और नाथ साहित्य ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर रीति काल की बात करें तो रीति काल का वीर काव्य के माध्यम से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। यानी आदिकाल में चारण काव्य के माध्यम से हुआ। भक्ति काल में सूर तुलसी के साथ साथ सिद्ध और नाथ जो साहित्य लिखा गया उसके माध्यम से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। और रीतिकालीन वीर काव्य को हम इसका आधार मान सकते हैं कि इसके माध्यम से भी अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के किस किस क्षेत्र में अपभ्रंश भाषा का अधिक विकास हुआ। तो उसमें क्या है? मालवा के क्षेत्र में,
गुजरात और राजस्थान में इस भाषा का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। किसके माध्यम से? लेखन के माध्यम से, या उस समय में जो काव्य रचनाएं हो रही थी, जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उनके माध्यम से इसका विकास हुआ। संस्कृत से मुक्ति का कारण बनी जो अपभ्रंश भाषा है, क्योंकि उससे पहले जो मुख्य लेखन की भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत संस्कृत से प्रभावित थी। उसके पश्चात जब अपभ्रंश भाषा आई तो क्या परिवर्तन होने लगा, क्या कुछ नई चीज़ें ग्रहण की, वो हम देखते हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल की संक्रांतिकालीन भाषा भी इसे कहा जाता है। यानी मध्यकाल और आधुनिक काल, इन दोनों के बीच में इस भाषा ने अपना योगदान दिया परिवर्तन लाने में और साहित्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में। तो इसे संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच की। संस्कृत से मुक्ति दिलवाने का कार्य अपभ्रंश भाषा ने किया। इसके साथ साथ जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उसके स्वरूप का निर्माण भी अपभ्रंश भाषा के माध्यम से ही हुआ है। यह व्याकरण के जटिल नियमों से मुक्त भाषा है। यानी जो व्याकरण के नियम संस्कृत से हमने प्राप्त किए थे और उनका हम प्रयोग करते चले जा रहे थे, उसकी जटिलता से इसने मुक्ति दिलवाने का प्रयास किया। किसने? अपभ्रंश ने। देखिए, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो संस्कृत भाषा चली, वैदिक संस्कृत यानी वेदों पुराणों की भाषा थी। उसके बाद क्योंकि सामान्य जो जन थे वो उसको समझ पाने के लिए उनको क्लिष्ट लगती थी, मुश्किल लगती थी, तो उन्होंने लौकिक भाषा का प्रयोग किया। लौकिक यानी लोगों की भाषा, लौकिक भाषा का प्रयोग किया। और उसके बाद जैसे जैसे जहाँ पर कठिनाई आई, भाषा ने अपना स्वरूप बदल लिया। संस्कृत के बाद जैसे पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, और प्राकृत में जब परिवर्तन हुआ तो वो किसके रूप में हुआ? अपभ्रंश के रूप में हुआ। क्यों ये परिवर्तन आवश्यक होते हैं? क्योंकि समय की आवश्यकता के अनुसार भाषा में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो भाषा हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी, कठिन बन जाएगी, और जो सामान्य जन है उन तक विचार नहीं पहुंच पाएंगे। सामान्य लोगों तक साहित्य के विचार पहुँचे या साहित्यकार की भावनाओं को पहुँचाने के लिए धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन आवश्यक है। कबीर भी तो यही कहते हैं कि भाषा तो बहते हुए नीर के समान है। क्यों? क्योंकि अगर बंधा हुआ जो पानी है, जैसे तालाबों का पानी है, वो सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ नीर कभी भी सड़ता नहीं है, वो पवित्र है और वो अपने आप में स्वच्छ है। उसी प्रकार भाषा के साथ उसकी तुलना उन्होंने की है, और वो मानते हैं कि वो भाषा जिसमें नए नए शब्दों का समावेश हो वो कभी पुरानी नहीं होती, वो सभी के लिए सर्वमान्य होती है। तो भाषा के साथ यही रहा है हमेशा से ही, इसीलिए भाषा ने अपने स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन किया है। अब अपभ्रंश की बात करें तो ये उकार बहुला भाषा है, यानी उकार जो शब्द है, उकार जो ध्वनि है वो अधिक इसमें प्रयोग की जाती है। इसके साथ साथ शब्द व धातु रूपों के नए नए प्रयोग द्वारा इसका विकास हुआ है। जो भी हमारी शब्द है या संस्कृत के जो धातु रूप हैं उनसे नए नए शब्दों का प्रयोग इसके माध्यम से हुआ है। संस्कृत में वर्णिक छंदों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अपभ्रंश ने उसका त्याग कर दिया और मात्रिक छंदों की परंपरा प्रारंभ की, यानी जिनमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसे छंदों का प्रारंभ हुआ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दोहा और चौपाई। जो हम पढ़ते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कबीर दास के दोहे, ये किसकी देन है? अपभ्रंश की ही तो देन है। और ये पढ़ने में आसान भी है, गा भी सकते हैं, गुनगुना भी सकते हैं, और ये हमें पढ़ने में मुश्किल नहीं लगते। इसीलिए ये भाषा सबकी प्यारी भाषा बनी, अपभ्रंश। प्रबंध काव्य में मंगलाचरण, दुर्जन की निंदा, सज्जन की प्रशंसा का प्रारंभ भी किसमें हुआ? अपभ्रंश भाषा के प्रयोग से ये प्रारंभ हुआ। किसमें? जो प्रबंध काव्य लिखे गए उनमें। मुक्तक काव्य में कवियों के नाम के प्रयोग की जो परंपरा है, मुक्तक काव्य कौन सा होता है? जैसे कबीर दास के दोहे, रहीम के दोहे, ये क्या है? ये मुक्तक काव्य है। तो जैसे कहत कबीर सुनो भई साधो, यानी बीच में क्या आया? कबीर आया। इसके साथ साथ क्या है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो यहाँ पर नाम किसका आया? रहीम जी का आया। यानी जो नाम के प्रयोग की परंपरा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? अपभ्रंश भाषा से ही प्रारंभ हुई। और जो साहित्य में, काव्य में नक्षिक वर्णन की परंपरा है, उसका प्रयोग भी अपभ्रंश भाषा में ही पहले प्रारंभिक अवस्था में होने लगा। नक्षिक वर्णन क्या होता है? नायिका की
नख यानी नाखून से लेकर शिख यानी शिखा यानी चोटी तक के रूप सौंदर्य का वर्णन नक्षिक वर्णन के अंतर्गत आता है। तो इसका प्रारंभ भी किसमें हुआ? अपभ्रंश भाषा के काव्य में ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। तो इसके साथ हम इसका अंत में जो इस प्रश्न को बड़े प्रश्न के रूप में लिखना चाहते हैं 10 नंबर या 15 नंबर के रूप में, वो अंत में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अंत में निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष देने के लिए आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य की जो वर्तमान अवस्था है उसको आधार देने में अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि अगर अपभ्रंश में बदलाव नहीं आता, अपभ्रंश के माध्यम से साहित्य में बदलाव नहीं आता, तो भाषा की वर्तमान अवस्था हमें प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप से कि हिंदी साहित्य की वर्तमान अवस्था का आधार क्या है? अपभ्रंश भाषा रही है। तो इस तरह ये प्रश्न पूरा बनता है। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी के लिए इस प्रश्न को बड़े प्रश्न के रूप में लिखें, वो ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको एक भूमिका बनानी चाहिए। कोई भी बड़ा प्रश्न लिखें, चाहे वो 4 नंबर के लिए करें, 8 नंबर के लिए करें, 10 नंबर के लिए करें, 15 नंबर के लिए करें, जहाँ पर किसी के बारे में विस्तार से कुछ बताना हो, वहाँ सबसे पहले एक भूमिका बनाएं। भूमिका क्या होती है? किसी भी प्रश्न का परिचय होती है भूमिका, यानी उसके माध्यम से, उस भूमिका के माध्यम से जिसने प्रश्न किया है जब उसे पढ़ा जाता है तो वो उससे भूमिका क्या बताती है कि आप उस प्रश्न के बारे में जानते हैं, और उस प्रश्न के बारे में नहीं, उसकी जड़ें कहाँ हैं वो भी आप जानते हैं। उसके बाद आप जो मुख्य पूछा गया है, मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है इसमें, जो प्रश्न, जैसे यहाँ पर क्या है? अपभ्रंश भाषा, तो अपभ्रंश के बारे में विस्तार से बताइए। और जब आपने इसके बारे में विस्तार से बता दिया तो अंत में आप इसका निष्कर्ष ज़रूर दें। इस तरह से अगर आप प्रश्न तैयार करेंगे तो बेशक आप प्रश्न के बीच का जो मैटर है, मुख्य जो हमारा विषय है, उसे आप पॉइंटों में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका निष्कर्ष ज़रूर करें। निष्कर्ष क्या बताता है कि आपने अपना प्रश्न पूर्ण किया क्योंकि आपको उसका पूरा ज्ञान था, और अब आपका प्रश्न यहाँ निष्कर्ष पर आकर अंत की प्राप्ति उसको हो जाती है, या वो अपने आप में संपूर्ण प्रश्न है, उसका उत्तर आपने पूर्णता से दिया है। तो ये बातें आपको, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।